हेलो स्टूडेंट्स। आज की डेट है 10 अगस्त 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए एग्जाम के पर्पज़ से। आप इन क्वेश्चंस में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि उनको बेसिकली इनके आंसर्स हैं, आंसर से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए या स्क्रीनशॉट के लिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए ऐसा है कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर जो नेक्स्ट मंथ है या इससे नेक्स्ट मंथ होगा तो वहाँ हम ऐसी जो भी फैसिलिटी है, जो भी फीचर है उसको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे आपको। तो वो हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी तो हम रिसेंटली इसी तरीके से आपका डिस्कशन कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी, अगर आप पेन चलाओगे फ्रेंड्स, किसी भी अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोटबुक में नोट डाउन करोगे तो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी सही रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो हमारा जो वोल्कनो आईएएस के द्वारा मेंटरशिप का इनिशिएटिव भी चलाया गया है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है तो आप हमारा जो इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बैटल ऑफ पल्लीपुर से रिलेटेड है कि बैटल ऑफ पल्लीपुर की जो फेमस पेंटिंग है वो किससे एसोसिएटेड है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा है। अगर हम बात करें बैटल ऑफ पल्लीपुर की, बैटल ऑफ पल्लीपुर को बेसिकली बैटल ऑफ पेराम्बक्कम भी बोला जाता है, जो बेसिकली यहाँ पे हैदर अली के जो बेटे होते हैं टीपू सुल्तान, उनके द्वारा लड़ी जाती है मैसूर के अंदर में। तो बैटल ऑफ पल्लीपुर से रिलेटेड जो पेंटिंग है, एक इस्लामिक वर्ल्ड एंड इंडिया की जो पेंटिंग है, यहाँ पे जो टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाई जाती है, टीपू सुल्तान के द्वारा बैटल ऑफ जो पल्लीपुर है उसकी पेंटिंग, उसके अंदर बेसिकली टीपू सुल्तान के द्वारा एक 32 फुट लॉन्ग की एक मोन्यूमेंटल पेंटिंग यहाँ पे बनवाई जाती है। इसके अंदर बेसिकली यहाँ शो करने की कोशिश की गई है जो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के द्वारा जो मैसूर का जो विक्ट्री है उसके बारे में यहाँ शो करने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स बैटल ऑफ पल्लीपुर जो टीपू सुल्तान के द्वारा कमीशन की जाती है। हैदर अली जो मेन है, टाइगर ऑफ जिनको बोला जाता है, जो मैसूर के लिए जो इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद में टीपू सुल्तान आते हैं। अकबर एंड औरंगजेब जो मुग़ल डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे फ्रेंड्स, तो अकबर और औरंगजेब जो हैं वो मुग़ल डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पूछा है एसडीजी गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हमारा। अगर हम बात करें एसडीजी गोल्स के रिलेटेड, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एसडीजी गोल से रिलेटेड इसमें पूछा है कि कौन से गोल के अंदर क्या टारगेट दिया गया है। अगर हम एसडीजी गोल्स की अगर हम बात करें तो एसडीजी गोल जो हम 2015 के अंदर जो हम डिसीजन लिए गए, 2015 के अंदर में जो सोचा गया, जो 17 गोल्स हैं जिनको 2030 तक जो कंप्लीट करना है, तो इसके अंदर 17 गोल हैं। जिसके अंदर पूछा है कि गोल नंबर जो 2 है वो जीरो हंगर से रिलेटेड है। ये हमें पता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक करेक्ट है कि गोल नंबर जो 2 है वो जीरो हंगर से है। अगर हम गोल नंबर 4 की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हमको पता होना चाहिए जो गोल नंबर 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन है। अगर हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की, तो जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड जो गोल है वो गोल नंबर 5 है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ। इसके अलावा बात करें कि गोल नंबर 6 की यहाँ बात की गई है कि गोल नंबर 6 बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो गोल नंबर 6 जो रिलेटेड है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। जो हम अगर हम स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसके आप कंक्लूजन में या बॉडी के अंदर कहीं भी आप इनको जो एसडीजी गोल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो गोल नंबर जो 6 है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें गोल नंबर 8 की, तो गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया है। जो गोल नंबर 4 है अगर उसकी बात करें तो वो जेंडर इक्वलिटी से नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो गोल नंबर 5 जो है वो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली 1 करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ए आंसर होगा। और ये गोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इन सभी गोल्स को फॉलो किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा। इन सभी गोल्स को फॉलो करने से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा किसी भी कंट्री के लिए। अगर आप इन सभी गोल्स को फॉलो करते हैं, सभी गोल्स में जो कंट्री की अगर डेवलपमेंट दिखाई देता है तो ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्री को हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि इसका जो चेयर करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसको 2001 में सेटअप किया गया था पोस्ट कारगिल वॉर में, जो भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो रिफॉर्म लिए गए, तो अगर हम पोस्ट कारगिल वॉर की जो कमेटी की बात करें तो के सुब्रमण्यम कमेटी है फ्रेंड्स। के सुब्रमण्यम कमेटी की रिकमेंडेशन आती है जिसके बाद में जो डिफेंस सेक्टर है उसको रिफॉर्म किया जाता है। हमारे के सुब्रमण्यम कमेटी आती है, के सुब्रमण्यम कमेटी आती है, के सुब्रमण्यम कमेटी आती है पोस्ट कारगिल में। कारगिल वॉर के बारे में बात करें तो 1999 के अंदर होती है फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर है जिसके अंदर अभी जो 26 जनवरी है ऑपरेशन विजय जो इंडिया ने लॉन्च किया था और वहाँ पे इंडिया को सक्सेस मिलती है। अगर हम बात करें कारगिल वॉर की, तो कारगिल वॉर जो लास्ट वॉर है, लास्ट वॉर फेज था हमारा कंट्री का जहाँ हमने लड़ी थी बैटल ग्राउंड के ऊपर में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके बाद में जो कमेटी बनी थी के सुब्रमण्यम कमेटी, उसने रिकमेंड किया था कि इसको जो चेयर करेंगे जो डिफेंस मिनिस्टर चेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को जो चेयर करते हैं वो बेसिकली करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो डिफेंस मिनिस्ट्री की हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल फॉरवर्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा जो भी चीज़ फॉरवर्ड की जाती है उसकी हाईएस्ट कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अगर हम बात करें इसका जो अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव की, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव यही है फ्रेंड्स, जितने भी जो एक्सपीडिटियस प्रोक्योरमेंट है उनका अप्रूवल करना, जो रिक्वायरमेंट है आर्म्ड फोर्सेज की, अगर उनको बात करें कि डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी हैं न्यू टाइप ऑफ वेपन्स या जो भी ज़रूरत का सामान है, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे उन सबको प्रोवाइड करवाना इसका जो जिम्मेदारी है। इसके जो भी प्रपोजल्स होते हैं जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है उसके द्वारा इनको बेसिकली अप्रूव किया जाता है। और कैबिनेट कमेटी फ्रेंड्स वो होती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर उसके पार्ट होते हैं, जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, और मैक्सिमम 8 में हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंटली 8 कैबिनेट जो कमेटीज़ हैं, जिसमें एक्सेप्ट 1 और 2 कैबिनेट जो कमेटीज़ हैं उनको छोड़ के मैक्सिमम जो कैबिनेट कमेटी हैं उनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स के जो भी प्रपोजल्स हैं उनको फाइनल जो अप्रूवल देती है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का 15 ईयर का लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाता है डिफेंस फोर्सेज के लिए। बाई मेक एंड मेक इंडिया, ये जो कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू जो हमारे डिफेंस सेक्टर को अगर हम बात करें फॉरवर्ड लाइन के रूप में डेवलपमेंट करने से रिलेटेड है। तो इन सब कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी वर्क करती है डिफेंस जो एक्विजिशन काउंसिल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली 2 करेक्ट होगा, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये हमें पता होना चाहिए, जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट के इलेक्शन इंडिया में अभी हमारे यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं, और हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट हैं अगर द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इंडिया का इलेक्ट हुई हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का अगर जो मेन आर्टिकल है तो आर्टिकल नंबर 57 है फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 57 है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली बताता है कि एलिजिबल हैं या री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, उनके बारे में आर्टिकल नंबर 57 यहाँ पे बताता है कि जो हमारे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है उसको आप रीइलेक्ट भी हो सकते हो, उसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि पर्सन इलेक्टेड हो सकता है कि 2 बार जो इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। और ओनली 1 पर्सन है जो अभी तक री इलेक्ट हुए हैं 2 बार। अगर आप बात करें तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओनली पर्सन हैं जो यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे इलेक्ट होते हैं हमारे कंट्री के अंदर में। इसके अलावा फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि हमारे कौन से जो अगर हम बात करें कि कौन से प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज इलेक्ट हुए थे उनके बारे में यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इंडिया में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है और अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा से रीइलेक्ट होना है तो आप हो सकते हो। अभी तक अगर इंडिया में बात करें तो ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक पर्सन हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये जो एलिजिबिलिटी एंड री इलेक्शन से रिलेटेड जो क्राइटेरिया हैं वो आर्टिकल 57 के अंदर बताया गया है फ्रेंड्स। आर्टिकल 57 के अंदर इनके बारे में बताया गया है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया से रिलेटेड है कि भारत में कुछ जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, अगर यूनिफाइड पुलिस कमांड क्रिएट की जाती है किसी भी शहर के अंदर में जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम लगाया जाता है, तो वो उसका हेड होता है जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है। अभी इंडिया में कुछ जो सिटीज़ हैं जहाँ पे कमिश्नरेट जो सिस्टम है वो लागू किया गया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे भी कुछ सिटीज़ हैं, भोपाल है, इंदौर है, नोएडा इन द यूपी है। तो ऐसे कुछ यूपी के अंदर जो नोएडा है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि बॉम्बे के अंदर भी जो पुलिस कमिश्नर का जो पोस्ट है वो काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती है। तो वो जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम जहाँ भी लागू होता है, वहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है वो हेड होता है, वहाँ पे यूनिफाइड जो कमांड स्ट्रक्चर है उसका। अगर हम बात करें ड्यूल कमांड सिस्टम है, तो वहाँ पे जो हेड होंगे वो एसपी एंड जो डीएम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर शेयरिंग के लिए वर्क करेंगे। इसके अलावा जो इनका जो पावर होती है, अगर आप बात करें कि धारा 144 आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, अगर 144 लागू करनी है सिटी में कर्फ्यू से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो पावरफुल जो पोस्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन यहाँ पे जो बेसिकली इसको रेगुलेट कर सकता है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फ्रेंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ड्यूल सिस्टम कोऑपरेशन के ऊपर काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करता है, दोनों इसमें कोऑपरेशन के थ्रू काम करते हैं। अगर कमिश्नरेट सिस्टम है तो पुलिस जो कमिश्नर और पुलिस होंगे वो मोर पावरफुल होंगे, वहाँ पे वो कमांड स्ट्रक्चर के हेड होंगे। तो दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस की डिस्कस कीजिए, इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो